बिग बॉस हिस्सा दुव्वम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। सिया रंग की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से नाराग की एक निस्बतन कम रश वाली सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर कैनेडी था, जबकि साइड सीट पर ट्रूमैन बैठा हुआ था और उगबी सीट पर 3 लंबे तड़ंगे मुसल्ला मकामी आदमी मौजूद थे। उन सब के चेहरे सुते हुए थे, जबकि ट्रूमैन के चेहरे पर इत्मीनान था, चूंकि रात काफी से ज्यादा गुजर गई थी और ये सड़क नाराग के बस्ती इलाके से हटकर एक साइड पर थी, इसलिए यहाँ ट्रैफिक का इस कदर अज़दाम ना था जिस कदर नाराग के बस्ती इलाके की सड़कों पर 24 घंटे रहता था। अलबत्ता ट्रैफिक बहरहाल मौजूद थी। तकरीबन आधे घंटे के मुसलसल सफर के बाद कैनेडी ने अचानक कार की रफ्तार कम की और फिर उसे एक साइड रोड की तरफ मोड़ दिया। कार अब आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर यकलख्त उन्हें दूर से रोशनी नजर आई। ये रोशनी सड़क के मोड़ काटने के बाद नजर आ रही थी। बस यही कार रोक दो, आगे से ले जाना खतरनाक होगा, ट्रूमैन ने कहा और कैनेडी ने सर हिलाते हुए कार को साइड पर मौजूद दरख्तों के अंदर मोड़ दिया। कुछ आगे ले जाकर कार उसने रोक दी और फिर आहिस्ता से दरवाजे खोलकर वो नीचे उतर आए। फिलहाल सिर्फ साइलेंसर लगे रिवॉल्वर इस्तेमाल होंगे, ट्रूमैन ने कहा और उन सब ने सर हिलाते हुए जेबों से साइलेंसर लगे रिवॉल्वर निकाले और फिर वो कमांडोज के अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा फाटक नजर आने लग गया, जिसके बाहर 2 मुसल्ला आदमी खड़े थे। फाटक बंद था और फाटक के दोनों अतराफ से 7 फीट ऊंची खारदार तारों की बाड़ दूर तक जाती दिखाई दे रही थी, जिसमें जगह जगह तेज रोशनी के बल्ब नजर आ रहे थे। अंदर एक वसी मैदान था, जिसके दरमियान एक छोटी सी इमारत थी। उस इमारत के गिर्द 10 के करीब ब्लड हाउंड कुत्ते इस तरह जमीन पर बैठे हुए थे जैसे असल कुत्ते ना हो बल्कि उनके मुजस्समे हों। इमारत की खिड़कियां और रोशनदानों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और हर तरफ सुकूत तारी था। ट्रूमैन और उसके साथी दरख्तों की ओट में खड़े ये मंजर देख रहे थे। ट्रूमैन ने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर सीधा किया और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज के साथ ही गेट के बाहर खड़े हुए दोनों सिपाही चीख मारकर उछले और फिर धड़ाम से नीचे गिरे। उसी लम्हे जैसे पूरे माहौल पर कयामत टूट पड़ती है। इस तरह इमारत के गिर्द मौजूद 10 के 10 कुत्ते इंतहाई हौलनाक अंदाज में भौंकते हुए बिजली की सी तेजी से गेट की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जाहिर है वो खारदार तार की दीवार की वजह से बाहर ना आ सकते थे। दोनों मुसल्ला आदमी गिरकर सिर्फ चंद लम्हे ही तड़प सके थे, फिर साकित हो गए थे। ट्रूमैन दरख्त की ओट से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा और उसके साथी भी, लेकिन अभी उन्होंने 1-2 कदम ही उठाए होंगे कि यकलख्त गेट के एक सुतून से रिट रिट की तेज आवाजों के साथ ही गोलियों की बारिश ट्रूमैन और उसके साथियों पर हुई और इसके साथ ही फिजा इंसानी चीखों से गूंज उठी। ट्रूमैन को यूं महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सलाख उसके जिस्म में घुसती चली गई हो और उसके साथ ही उसका जहन तारीक हो गया। फिर न जाने किस वक्त उसके जहन पर छाई हुई तारीकी हल्की हुई तो उसके जहन पर वही मंजर किसी फिल्म के मंजर की तरह नमूदार हुआ और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। वो एक हॉल कमरे की साइड दीवार के साथ लोहे के कड़ों के साथ मुंसलिक जंजीरों से बंधा खड़ा था। उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि कैनेडी और उसके 3 साथियों की लाशें उसके साथ ही पड़ी हुई थी। उनके जिस्मों पर जगह जगह गोलियों के निशानात थे। कमरे की साख बता रही थी कि यह कोई तहखाना था। इसका मतलब है कि कार्लाइल ने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बेहतर हिफाजती इकदाम कर रखे थे। ट्रूमैन ने एक तवील सांस लेते हुए बड़बड़ाकर कहा। कैनेडी और दूसरे साथियों की लाशें देखकर उसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती के आसार उभर आए थे। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक गेंडे के जिस्म वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे का एक हिस्सा शायद किसी बारूदी सुरंग की वजह से उड़ गया था, इसलिए उसका चेहरा इंतहाई बदसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसके हाथ में मशीन गन थी। वो तेज तेज कदम उठाता ट्रूमैन की तरफ बढ़ने लगा। तुमने मेरे मुहाफिजों को हलाक किया है, कौन हो तुम? उस बदसूरत आदमी ने कुर्राते हुए कहा और फिर इससे पहले कि ट्रूमैन कुछ कहता उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन की नाल पूरी कुव्वत से ट्रूमैन की पसलियों में किसी लाठी की तरह मार दी। बोलो कौन हो तुम? उसने इंतहाई गुस्सीले लहजे में
चीखते हुए कहा, तुम्हारा नाम कार्लाइल है और तुम बिग बॉस के आदमी हो। ट्रूमैन ने तकलीफ की शिद्दत से होंठ भींचते हुए कहा, हाँ मेरा नाम कार्लाइल है। तुम बताओ तुम कौन हो और कैसे मुझे जानते हो? कार्लाइल ने चौंक कर पूछा, तुमने पाकिस्ता से आने वाला वो टेप किसे दिया है जो तुमने रिचर्ड ग्रुप के जरिए मंगवाया था? ट्रूमैन ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा, ओ तो तुम उस टेप के पीछे आए हो, तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस से है। कार्लाइल ने चौंक कर कहा, मैं एक्रीमी हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ। ट्रूमैन ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो चीफ बॉस ने कहा था कि पाकिस्ता से कोई अली इमरान और उसका ग्रुप उस टेप के पीछे आया है और जब तक उसका खात्मा ना हो जाए मैं मुकम्मल तौर पर ऑफ रहूं। अरे ओ अब मैं समझ गया, तुम्हारा नाम ट्रूमैन तो नहीं है। कार्लाइल ने बात करते करते बेख्तियार चौंक कर पूछा, क्या वाकई अली इमरान और उसके साथी टेप के पीछे यहाँ पहुंच गए हैं? मगर उन्होंने तो पहले इस बारे में काम करने से इनकार कर दिया था। ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि तुम उनसे वाकिफ हो। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है ताकि मैं उनका खात्मा खुद करके चीफ बॉस को बताऊं कि कार्लाइल की सलाहियतों का उन्हें अब तक अंदाजा ही नहीं हो सका। कार्लाइल ने होठ चबाते हुए कहा, मुझे खुद उनकी यहाँ आमद का पता तुमसे लग रहा है, मैं उनका पता कैसे बता सकता हूँ? लेकिन तुमने ये क्यों पूछा था कि मेरा नाम ट्रूमैन तो नहीं है? क्या तुम ट्रूमैन को जानते हो? ट्रूमैन ने कहा, क्योंकि उसे कार्लाइल के मुंह से अपना असल नाम सुनकर हैरत हुई थी। सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है और मुझे मादाम लिजा ने फोन करके बताया था कि ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट ट्रूमैन उस टेप के हुसूल के लिए काम कर रहा है। फिर चीफ बॉस ने कॉल करके बताया कि पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस का अली इमरान और उसके साथी टेप की बरामदगी के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और मैं अब अंडरग्राउंड हो जाऊं। उसके बाद अचानक तुम और तुम्हारी साथी यहाँ पहुंच गए। तुमने मेरे मुहाफिजों को कत्ल किया जिस पर मैंने तुम पर फायर खोल दिया। तुम्हारे साथी तो हलाक हो गए लेकिन तुम जिंदा बच गए क्योंकि गोली तुम्हारे बाजू में लगी थी और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ उठाकर ले आया ताकि तुम्हें होश में लाकर तुमसे पूछ-गूछ कर सकूं। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, तुमने ये नहीं बताया कि वो टेप जो तुमने पाकिस्ता से लिया था इस वक्त कहाँ है? ट्रूमैन ने कहा, बकवास मत करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए थे? कार्लाइल ने मशीन गन की नाल का रुख ट्रूमैन की तरफ करते हुए कुर्राकर कहा, मेरा नाम ब्लैक ईगल है और मैं भी उस ट्रूमैन और पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस की तरह उस टेप को हासिल करना चाहता हूँ। ट्रूमैन ने होठ चबाते हुए कहा, तुमने शायद बिग बॉस को कोई आम सी तंजीम समझ रखा है जो इस तरह मुंह उठाए चले आए हो। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस पाकिस्तानी ग्रुप से क्या ताल्लुक है? कार्लाइल ने कहा और इसके साथ ही उसने मशीन गन को कंधे से लटकाया और फिर तेजी से मुड़कर एक साइड पर मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक सिरिंज निकालकर उसने उसकी सुई पर लगी हुई कैप हटाई और फिर ट्रूमैन के करीब आकर उसने बड़ी बेदर्दी से वो सुई ट्रूमैन के बाजू में घूमकर सिरिंज में मौजूद सयाह रंग का महलूल उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दिया। जब सारा सयाल उसके जिस्म में इंजेक्ट हो गया तो कार्लाइल ने सुई को वापस खींचा और खाली सिरिंज को एक तरफ उछाल दिया। ट्रूमैन के जिस्म में जैसे ही सियाह रंग का सयाल इंजेक्ट हुआ, ट्रूमैन को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में शोले भड़क उठे हों और उसके साथ ही उसके जहन में यके बाद दिगरे लगातार खौफनाक धमाके होने शुरू हो गए। चंद लम्हों तक मुसलसल धमाके होते रहे, फिर दिमाग पर तारीकी ने गलबा हासिल कर लिया। फिर ये तारीकी खुद ब खुद मध्यम पड़ने लग गई और इसके साथ ही ट्रूमैन के जहन में दोबारा शऊर की रोशनी फैलने शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बेख्तियार चौंक कर इधर उधर देखने लगा और इसके साथ ही उसको हैरत का एक शदीद झटका लगा क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में मौजूद था जिसके चारों तरफ शफाफ शीशे की दीवारें थी और वो उसके अंदर बगैर बंधे हुए मौजूद था। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसे मालूम हो गया कि कार्लाइल ने उसके जिस्म से लिबास, कलाई से घड़ी और पैरों से बूट भी उतार लिए हैं क्योंकि इस वक्त उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था और कुछ न था। शफाफ शीशों से बाहर चारों तरफ धूप निकली हुई थी और तमाम मंजर बखूबी नजर आ रहा था। और फिर जैसे ही उसकी नजरें सामने शीशे की दीवार से दूसरी तरफ पड़ी, वो बेख्तियार चौंक कर आगे बढ़ा। उसने कैनेडी और दूसरे साथियों की लाशें बाहर एक मैदान में पड़ी हुई देख ली थी
जबकि इससे पहले लाशें उसी तहखाने में थी जहां ट्रूमैन बंधा हुआ था और जहां वो बदसूरत कार्लाइल उससे पूछगुछ कर रहा था। ब्लैक ईगल, तुम इस वक्त जिस कमरे में हो उसकी दीवारें ऐसे शीशे से बनी हुई हैं कि इन पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम इससे बाहर का नजारा बआसानी कर सकते हो। बाहर मैदान में तुम्हारे साथियों की लाशें पड़ी हुई तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। मैंने तुम्हारे जिस्म में जो सियाल इंजेक्ट किया था उसकी वजह से तुम सिर्फ बेहोशी ना हुए थे, बल्कि तुम्हारे जिस्म में से ऐसी बू भी निकलने लग गई है जिस पर कुत्ता पागल हो जाता है। खास नस्ल के इंतहाई खौफनाक आदमखोर कुत्ते मौजूद हैं। तुम्हारे साथियों की लाशों में से भी वही मखसूस बू निकल रही है जो तुम्हारे जिस्म में मौजूद है। अब मैं कुत्तों को छोड़ रहा हूँ ताकि तुम देख सको कि ये खूंखार कुत्ते इस मखसूस बू पर कैसे पागल होते हैं। मुझे यकीन है कि तुम इस नज़ारे से जरूर महसूस होंगे, लेकिन ये सोच लेना कि मैं एक बटन दबाऊंगा और इस कमरे की शीशे की एक प्लेट गायब हो जाएगी और फिर ये खूंखार कुत्ते उस कमरे में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद तुम बेहतर तौर पर समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। कमरे की छत से कार्लाइल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मशीनी राब्ता ऑफ कर दिया गया हो। ट्रूमैन के होंठ भींच गए। वो तेजी से कदम बढ़ाता शीशे की दीवार की तरफ बढ़ा और उसने उस पर जोर से मुक्का मारा और फिर पीछे हटकर उसने पूरी कुव्वत से उस पर लात मारी। लेकिन वाकई ये आम शीशा न था, बल्कि किसी मखसूस साख्त का था और उसी लम्हे उसके कानों में कुत्तों के भयानक अंदाज में भौंकने की आवाजें पड़ी और दूसरे लम्हे उसने दूर से सियाह रंग के भेड़िए के कद से भी ऊंचे कुत्ते दौड़कर अपने साथियों की लाशों की तरफ बढ़ते हुए देखे। ये वाकई किसी खास नस्ल के इंतहाई वहशी कुत्ते थे। उनकी बड़ी बड़ी सुर्ख जुबानें बाहर को लटक रही थी। खुले हुए जबड़ों से इंतहाई खौफनाक दांत नजर आ रहे थे और उनकी आंखों में ऐसी वहशियाना चमक थी कि उन्हें देखते ही बेइख्तियार ट्रूमैन के जिस्म में फिर यरयासी पैदा होने लग गई। चारों कुत्ते इंतहाई वहशियाना अंदाज में कैनेडी और दूसरे 3 साथियों की लाशों पर इस तरह टूट पड़े कि जैसे वो सदियों से भूखे हों। उनका अंदाज इंतहाई वहशियाना था और ट्रूमैन का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बेइख्तियार भड़कने लगा। उसके साथियों की लाशों को उसके सामने कुत्ते भमोड़ रहे थे और वो बेबस खड़ा था। तुम कार्लाइल, तुम्हारी मौत इससे भी इबरतनाक होगी। तुम इंसान ही नहीं हो, दरिंदे हो, ट्रूमैन ने बेइख्तियार गुस्सीले लहजे में कहा। तो उसके साथ ही कमरा कार्लाइल के कहकहों से गूंज उठा। अरे अभी से घबरा रहे हो, ये तो अभी लाशों को भमोड़ रहे हैं। जब ये तुम्हें भमोड़ेंगे फिर देखना उनकी वहशत। कार्लाइल की आवाज सुनाई दी। तुम आखिर चाहते क्या हो? ट्रूमैन ने तेज लहजे में कहा। अपने मुतालिक तफसील बता दो और उन पाकिस्तानियों के मुतालिक बता दो कि वो कहाँ है। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम ब्लैक ईगल है और इन पाकिस्तानियों के मुतालिक उन्हें ज्यादा मालूम होगा जिन्होंने तुम्हें उनके यहाँ आने की इत्तला दी है। ट्रूमैन ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, वो होटल रैम्बो छोड़ चुके हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हें उनके मुतालिक अच्छी तरह मालूम होगा। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, मुझसे मालूमात का सौदा कर लो। अगर तुम मुझे बता दो कि वो टेप कहाँ है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो पाकिस्तानी कहाँ है। ट्रूमैन ने कहा, वो टेप तो चीफ बॉस के पास पहुंचा दिया गया है और जाहिर है चीफ बॉस ने उसे बिग बॉस की किसी लेबोरेटरी में भिजवा दिया होगा। मेरा ताल्लुक सिर्फ टेप हासिल करने तक था और बस। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर चीफ बॉस का अता पता बता दो। ट्रूमैन ने मुतमईन लहजे में कहा, सॉरी, वो तुम्हें नहीं बताया जा सकता। और सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम इन पाकिस्तानियों को पता बता दो और अपना असल नाम भी। अगर तुम वाकई ट्रूमैन हो, ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट, तो मैं तुम्हें रिहा भी कर सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल ब्लैक थंडर एक बड़ी तंजीम है और मैं किसी बड़ी तंजीम से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। कार्लाइल ने जवाब देते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह ट्रूमैन का नाम सुना हुआ है और बस, इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर ये कुत्ते जाने और तुम जानो। कार्लाइल ने कहा और उसके साथ ही एक बार फिर क्लिक की आवाज सुनाई दी। अरे अरे मत भेजो ये वहशी कुत्ते, फॉर गॉड सेक मत भेजो। यकलक ट्रूमैन ने इंतहाई खौफजदा लहजे में चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो इस तरह लहराकर नीचे गिरा जैसे खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गया हो। अगर तुम अदाकारी कर रहे हो तब भी नहीं बच सकते और अगर मर चुके हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
कुत्ते तुम्हारी लाश भी खा सकते हैं। कार्लाइल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही यकलक सरर सरर की तेज आवाजों के साथ ही कमरे के चारों तरफ की शीशे की दीवारें जमीन में उतरकर गायब हो गईं और उसके साथ ही लाशों को भंभोड़ते हुए कुत्ते यकलक वहशियाना अंदाज में भौंकते हुए मुड़े और फिर बिजली की सी तेजी से दौड़ते हुए कमरे के फर्श पर पड़े ट्रूमैन की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचे, ट्रूमैन ने एकदम जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ दूसरी तरफ उस कमरे की हदूद से बाहर पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ खुला हुआ मैदान था और एक तरफ वही खारदार तार की बाड़ नजर आ रही थी जिसके दरमियान में वो इमारत थी